मूवी की शुरुआत कॉर्ड इंडस्ट्री से होती है, जो कहीं दूर किसी रिसर्च में लगे हुए थे। तभी वहाँ कॉर्ड इंडस्ट्री की सीईओ विक्टोरिया आ जाती है, जिसे उसके भाई के अचानक किसी रिसर्च पे काम करते हुए गायब हो जाने के बाद ये इंडस्ट्री मिल गई और अब वो खुद को प्रूव करने के लिए वो ही रिसर्च कर रही है और फाइनली द स्कैरब नामी एक स्पेशल एंटीक ढूंढने में कामयाब हो जाती है। अब ये डिवाइस क्या है और कैसे काम करती है, इसी पे सारी कहानी बनी हुई है। सीन्स हमारे मेन लीड जिम पे शिफ्ट होते हैं, जो पढ़ाई खत्म करके वापस टाउन आता है। उसका परिवार उसका वेलकम तो बहुत अच्छे से करता है, पर बाद में जिम पे बॉम्ब फूटता है कि उसके परिवार के हालात अच्छे नहीं चल रहे। पैसे ना होने की वजह से उन्हें उनका घर बेचना पड़ रहा है और उसके पिता की जॉब भी जाने वाली है। जिम को ये सब जान के बहुत दुख होता है कि उसका परिवार ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, पर किसी ने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि वो चाहते थे कि उनके परिवार में से कोई तो पढ़ा लिखा हो, इसलिए उसकी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार किया। पर उन्हें यकीन है कि अब वो वापस आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि जिम की बहन मिलाग्रो की वजह से उन दोनों को एक अमीर घर में सफाई की नौकरी मिल जाती है, जो और किसी का नहीं बल्कि विक्टोरिया का ही घर था। विक्टोरिया अपने बॉडीगार्ड कैरापैक्स के साथ घर पहुँचती है तो वहाँ उसकी भतीजी जेनी मौजूद थी, जो कॉड के नए इन्वेंशन पे ज्यादा खुश नहीं थी। वो एक ऐसी डिवाइस थी जिसे किसी भी इंसान को लगा के इतना खतरनाक बनाया जा सकता है कि वो अकेला ही पूरी इंसानों की आर्मी का मुकाबला कर सकता है। अब जेनी के पिता ने अपने वक्त में इस इन्वेंशन को रुकवा दिया था, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं बनाना चाहते थे जो इंसानों के लिए खतरनाक हो। लेकिन विक्टोरिया ने इस इन्वेंशन को न सिर्फ वापस शुरू किया बल्कि पूरा भी कर दिया। विक्टोरिया जेनी को उसके मामलात में दखल अंदाजी से मना करती है, क्योंकि उसके पिता के गायब होने के बाद से वो और उसकी माँ तो सिर्फ चैरिटी वर्क करती आई है, जबकि कंपनी को तो पूरी तरह उसी ने संभाला है। इन दोनों की बहस चल ही रही होती है कि अचानक वहाँ जिम आ जाता है। अब नौकर कैसे मालिकों की इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन में घुसना किसे ही पसंद होगा, तो अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए विक्टोरिया जिम और उसकी बहन को जॉब से निकाल देती है। ये चीज जेनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो जिम के पीछे जाते हुए उसे कल कंपनी आने का कहती है, जहाँ वो उससे कोई छोटी मोटी जॉब दिलवाने का वादा करती है। रात जिम को परेशान देख के उसके पिता उसे समझाते हैं कि पैसा तो आने जाने वाली चीज है, सबसे जरूरी परिवार का साथ होता है, और वो सब जिम के वापस आने पर बहुत खुश है। इससे उसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बुरा वक्त भी जल्द निकल जाएगा। अगली सुबह जिम फौरन तैयार होकर कॉड इंडस्ट्री जाता है, तो उसे जेनी का इंतजार करने के लिए बिठा दिया जाता है। सीन्स जेनी पे शिफ्ट होते हैं, जो वहाँ काम करने वाले एक साइंटिस्ट का कार्ड चोरी करके लैब में घुस जाती है और देखती है कि वहाँ वही स्कैरब पड़ा है जो शुरू के सीन्स में विक्टोरिया को मिला था। असल में इसी की पावर्स उस डिवाइस में ट्रांसफर करके वो खतरनाक डिवाइस बनाने की तैयारी हो रही है, पर जेनी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, तो वो स्कैरब को बर्गर के बॉक्स में छुपा के वहाँ से ले निकलती है। नीचे आने पर उसे जेम मिलता है, पर अभी तो जेनी अपनी ही टेंशन में थी, तो जेम को जाने का बोलती है। उतनी देर में वहाँ अलार्म बज जाता है, यानी उन्हें स्कैरब के गायब होने की खबर मिल गई थी। हड़बड़ी में जेनी को वो बॉक्स जेम को देते हुए उसे वादा लेती है कि वो इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखेगा और खोल के नहीं देखेगा, जिसके बाद वो उसे वहाँ से भगाकर खुद गार्ड्स के साथ विक्टोरिया के पास जाने के लिए निकल जाती है। घर पहुँच के जेम अपने परिवार को उसके साथ हुआ सारा सीन बताता है। अब वहाँ कोई भी क्यूरियोसिटी से मरना तो चाहता नहीं था, इसलिए फौरन बॉक्स खोल के देखने का फैसला करते हैं कि आखिर वो अमीर लड़की इस बर्गर के बॉक्स में ऐसा क्या ही छुपा रही है। उस बॉक्स में ब्लू कलर का बीटल स्कैरब मिलता है। जेम के उसे पकड़ते ही उसके अंदर से लाइट निकलना शुरू हो जाती है। यही नहीं, वो बीटल जेम के मुंह पे चिपक जाता है और ये वहाँ सब बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। अचानक जेम की बॉडी में चेंजिंग होने लगती है और देखते ही देखते वो स्टील के कॉस्ट्यूम में ब्लू बीटल में बदल जाता है, जिसके अंदर से एक एआई रोबोट की आवाज आती है, जो जेम को बताता है कि उसे अगला ब्लू बीटल बनने के लिए चुना गया है। इसे वो सारी शक्तियों को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए तैयार हो जाए, जिसके बाद वो सूट उसे फोर्स करते हुए स्पेस में ले जाता है। और जब तेजी से जेम नीचे जमीन पे वापस आता है तो उसके सामने एक बस मौजूद थी, जो सूट की ताकत की वजह से दो हिस्सों में कट जाती है। सबको परेशान देख के एआई जेम को सूट को काबू करने और ताकत को इस्तेमाल करने का तरीका समझाता है, जिसके बाद जेम घर आ जाता है, पर अब उसका सूट गायब हो चुका था और इतनी ताकत और फौरी होने वाली चीजों की थकन की वजह से जेम बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो देखता है कि वैसे तो सब ठीक है, पर उसकी कमर पर अब बीटल स्कैरब चिपक चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इससे इस मसले का हल ढूंढने के लिए जेनी से मिलने जाता है, पर कॉड इंडस्ट्री के बाहर जाके वो देखता है कि जेनी तो खुद भागती फिर रही है। उसे परेशान देख के जेम गाड़ी में बिठा लेता है, पर मसला यहीं हल नहीं होता, उल्टा वो भी जेनी के साथ फंस जाता है और कोई पीछे से उनकी गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर देता है। यहाँ एक मजेदार किस्म की खतरनाक रेस देखने को मिलती है। आखिर जेनी को बचाता जेम सही सलामत अपने साथ घर
घर ले आता है, जहाँ जेनी जब स्कैरब का पूछती है तो जेम उसे अपनी कमर दिखा देता है, जिस पर जेनी पूरी तरह परेशान होते हुए उन्हें बताती है कि पहले ये स्कैरब उसके पिता इस्तेमाल करते थे, तो अचानक वो गायब हो गए और शायद अब उनकी मौत भी हो चुकी है। अब उसकी आंट विक्टोरिया इस स्कैरब की ताकत इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजी के खतरनाक सूट बनाना चाहती है ताकि उन्हें बेच के अमीर हो सके, पर उसके पिता इसके बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये स्कैरब कौन इस्तेमाल कर सकता है ये वो खुद डिसाइड करता है। पर इस बात को विक्टोरिया समझने को तैयार नहीं है और अब इस स्कैरब ने जेम को चुना है, लेकिन जेम ना इस ताकत को चाहता था और ना ही स्कैरब को अपनी बैग में। इससे वो जेनी से इसको निकालने का तरीका पूछता है, जिस पर जेनी कहती है कि उसे एक रास्ता पता है, पर उसके लिए इन्हें एक जगह जाना होगा और वहाँ जाने की चाबी इन्हें इंडस्ट्री में मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ वो जेम को वार्न करती है कि वो जगह थोड़ी खतरनाक है। जेम के अंकल रूडी एक साइंटिस्ट हैं, तो वो उन्हें बताते हैं कि उनके पास एक डिवाइस है जिसकी मदद से वो एक जगह के सारे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करते हुए वो इंडस्ट्री के सारे कैमरास को कंट्रोल करते ब्लैंक कर देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए जेम और जेनी अंदर जाके वहाँ से खास वॉच चोरी कर लेते हैं। दोनों बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ कैरेपेक्स आ जाता है, जो उन दोनों को देखकर उन पर हमला करता है कि तभी अचानक खुद ही जेम का बीटल सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो सुपर हीरो में बदलते हुए कैरेपेक्स से लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कैरेपेक्स को भी विक्टोरिया ने एक खास सूट बना के दिया था, जिसका भी थोड़ा काम तो बाकी था। फिर कैरेपेक्स उसे एक्टिवेट करते हुए बीटल को फुल मुकाबला देने लगता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन फिर कैरेपेक्स बीटल पे काबू पाता नजर आता है, क्योंकि अभी भी जेम की ट्रेनिंग बाकी थी। ये देखते हुए रूडी वहाँ आता कैरेपेक्स को अपनी कार से उड़ा के दूर फेंक देता है और ये तीनों फौरन वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद जेनी ने बताती कि इन्हें फौरन शहर से बाहर जाना होगा, तो ये लोग फौरन वहाँ से निकलते हुए सिटी से दूर जेनी के पिता के पुराने घर में पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्हें एक बहुत बड़ी बीटल की ड्राइंग देखने को मिलती है। जेनी अपनी वॉच का बटन प्रेस करती है तो उस ड्राइंग का दरवाजा खुल जाता है और नीचे इन्हें एक सीक्रेट लैब देखने को मिलती है। जेनी के पिता ने स्कैरब को इस्तेमाल करते हुए वहाँ अलग अलग टेक्नोलॉजी बना रखी थी और वो जगह बहुत एडवांस थी। ये देख के रूडी काफी इम्प्रेस नजर आता है। वो वहाँ की चीजों पे रिसर्च करते हुए इन दोनों को बताता है कि जब एक बार बीटल खुद को किसी इंसान से जोड़ ले तो वो अपनी मर्जी से बीटल से छुटकारा नहीं पा सकता, और अगर उस इंसान ने फिर भी ऐसी कोई कोशिश की तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जब ये डिवाइस किसी इंसान से जुड़ता है तो वो पूरी तरह उस इंसान के हर बॉडी के सेल से कनेक्ट हो जाता है और उसे अलग करना बहुत दर्दनाक और खतरनाक है। ये सब सुन के जेम का तो दिमाग ही फिर जाता है और वो गुस्सा हुए वहाँ से निकल के छत पे आ जाता है। रूडी उसके पीछे आते हुए उसे समझाता है कि बेशक उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत अचानक हुआ और शायद जेम इसके लिए तैयार नहीं था, पर इस सब की वजह से उसे जो शक्तियाँ मिली हैं वो बहुत कमाल हैं और लोग इन्हें हासिल करने के लिए तरसते हैं, जो इंसान को अमर और बहुत ताकतवर बना देती हैं अगर उसे इनका सही इस्तेमाल करना आ जाए। उतनी देर में जेनी भी उन्हें ढूंढती वहाँ आ जाती है, जिससे एक स्पेशल डिवाइस जेम के घर की तरफ जाती नजर आई थी। यही नहीं, विक्टोरिया के लोगों ने जेम के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। ये जानकर अपने परिवार के लिए परेशान जेम उनकी मदद के लिए जाने का फैसला करता है, पर अपने सूट को एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। तभी उसे एहसास होता है कि सूट उसकी मर्जी से एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि उसे परेशानी या मुश्किल में देख के खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। जिस पर अब जेम सूट को एक्टिवेट करने के लिए छत से छलांग लगा देता है और उसे मुश्किल में देख के सूट फौरन एक्टिवेट होते हुए ब्लू बीटल बना देता है। अब सुपर हीरो बनते ही जेम फौरन उड़ते हुए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निकल जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि प्लेन में विक्टोरिया और कैरेपेक्स हैं, जबकि उसके आदमी जेम के परिवार को काबू करते हुए घर से बाहर ले आते हैं। पर उतनी देर में जेम भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर से एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जेम सारे सोल्जर से लड़ने लगा होता है तो दूसरी तरफ कैरेपेक्स उस पे निशाना टाने खड़ा था। तभी एकदम जेम के पिता को अटैक आ जाता है। उन्हें मुश्किल में देख के जेम डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। वो उनके पास जाने लगता है तो उसे डिस्ट्रैक्टेड देख के कैरेपेक्स किसी डिवाइस से उस पे हमला करते हुए बीटल को काबू कर लेता है और अब ना बीटल कुछ कर पाता है और ना जेम। दूसरी तरफ एक बॉम्ब से वो लोग इनका घर भी उड़ा देते हैं। वो बेचारा वहाँ बस बेचारगी से ये सब होता देख रहा था और आखिर विक्टोरिया उसे कैद करके अपने साथ ले जाती है। उतनी देर में जेनी और रूडी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जेम के पिता की मौत हो चुकी है। ये रात जेम के परिवार के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। अगली सुबह ये सब सोचने लगे हुए थे कि आगे क्या करना है, तो जेम की दादी सबको अपने पास बुलाते हुए कहती हैं कि उसने अपने बेटे को तो खो दिया, पर अब वो जेम को नहीं खोना चाहती। इसके लिए उसे कैसे भी करके उसे ढूंढना होगा और जेनी भी उनकी मदद को तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये सब जेनी के पिता के लैब में पहुँचते हैं, जहाँ उन्होंने एक बीटल की शक्ल का प्लेन भी बना रखा था, जिसमें ये सब जेम को बचाने निकल जाते हैं। रास्ते में जेनी उन सबको अपने पिता के बनाए हिट-टेक वेपन्स देती है और सारा परिवार अपना अपना वेपन ले लेते हैं। अब इन सबको विक्टोरिया के एक सीक्रेट आइलैंड पे जाना था, जहाँ उसने जेम को कैद कर
रखा है। वहाँ जाके ने पहले तो गार्ड्स का मुकाबला करना था और फिर ही वो जेम को बचा सकते थे। तो फुल प्लानिंग शुरू कर देते हैं। सीन्स जेम पे शिफ्ट होते हैं जिसे विक्टोरिया ने बांध रखा था और वो उसका बीटल डिवाइस निकाल के कैरापेक्स में डालने वाली थी। ये सब सुन के परेशान हुए जेम वहाँ के साइंटिस्ट से मदद लेने की कोशिश करता है, पर वो भी अपनी जान जाने के डर से मजबूर था। विक्टोरिया जेम को कहती है कि उसे जेम से कोई मसला नहीं, वो बस अपना डिवाइस वापस चाहती है। जिस पे साइंटिस्ट उसे बताता है कि ऐसा करने के चक्कर में जेम की जान भी जा सकती है, पर विक्टोरिया की जात पे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। उतनी देर में जेनी और जेम का परिवार वहाँ पहुँच के गार्ड्स पे हमला कर देते हैं। गार्ड्स का मुकाबला करना आसान नहीं था, पर रूडी उस प्लेन को एक बड़े कीड़े में बदल देता है जो आगे बढ़ते हुए सोल्जर्स को अपने नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ता है और फिर उसमें से एक गैस निकलती है जो सारे सोल्जर्स को बेहोश कर देती है। जिसके बाद ये सब उसमें से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं और जेनी लैब का रास्ता ढूंढने लग जाती है। वहाँ जेनी को एक बहुत डिवाइस देखने को मिलती है जिसे बीटल की ताकत निकाल के दूसरे डिवाइस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया था और ऐसा होते ही जेम को बहुत दर्द शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस की वजह से जेम के दिमाग पे असर होता है और वो खुद को एक दूसरी ही दुनिया में देखने लगता है जहाँ से उसके पिता नजर आते हैं और उन्हें देख के जेम काफी इमोशनल हो जाता है। उतनी देर में जेनी और रूडी वहाँ पहुँच के बॉम्ब्स लगा देते हैं जिनसे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और डिवाइस बंद होते ही जेम और उसके पिता को एहसास हो जाता है, जिस पर जेम के पिता उसे कहते हैं कि उसका यहाँ पे सफर बस इतना ही था क्योंकि अभी भी उसकी असल दुनिया में जरूरत है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जेम सारे काम साइड पे करते हुए दुनिया को बचाने की कोशिश में लग जाए। वो जेम को उसका ब्लू बीटल का सूट दिखाते हुए वादा करते हैं कि वो हमेशा उसके दिल में रहेंगे और इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देख के जेम उस जगह के तबाह होने से पहले ही भागते हुए अपने सूट के पास पहुँचता है। यहाँ रियल वर्ल्ड में डिवाइस की ताकत कैरापेक्स में शिफ्ट हो चुकी थी। तभी जेनी के ब्लास्ट करने की वजह से सब तबाह हो जाता है। जेम भी होश में आ जाता है पर उसकी सूट की एनर्जी खत्म हो चुकी थी। उसे परेशान देख के रोबोट उसे बताती है कि कुछ वक्त में एनर्जी वापस आ जाएगी। अब साइंटिस्ट जेम की वहाँ से भागने में मदद करता है पर कैरापेक्स वहाँ आके साइंटिस्ट को मार डालता है। कैरापेक्स को पूरी तरह तैयार देख के विक्टोरिया बहुत खुश नजर आती है। जेम पे हमला करने गार्ड्स आ जाते हैं पर वो एनर्जी न होने की वजह से उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, तो उसकी दादी उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाती हैं और अपने वेपन से गार्ड्स को अच्छा मजा सिखाती हैं। विक्टोरिया जेनी को पकड़ती अपने साथ ले जाती है। वहीं जेम की बहन अपने डिवाइस जो कि एक बहुत पावरफुल हैंड था उसे गार्ड से लड़ती नजर आती है। उतनी देर में जेम का सूट चार्ज हो जाता है तो वो अब एक्शन में आ जाता है। सबको मारते वो रास्ते से हटाने लगता है तो वहाँ कैरापेक्स आ जाता है और यहाँ एक फाइनल हीरो विलन की लड़ाई देखने को मिलती है जो कि बहुत ही जबरदस्त थी। शुरू में तो कैरापेक्स ही जेम पे भारी पड़ रहा था पर आखिर में जेम अपने सूट की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कैरापेक्स पे कमाल हमला करता है। वहाँ विक्टोरिया जेनी को बताती है कि उसके पास अब डिवाइस का सॉफ्टवेयर आ गया है और वो आराम से बहुत सारे सूट बना सकती है। लेकिन तभी जेनी एक स्पेशल बबल मुंह से निकालती वहाँ फैला देती है और फिर गार्ड्स को मारती प्लेन क्रैश करवा देती है। जेम कैरापेक्स का बुरा हाल कर चुका था और आखिर वार करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि रोबोट उसे इंसानों को न मारने वाली पुलिस याद करवाती है। पर जेम को अपने पिता और रूडी की मौत का बदला लेना था, लेकिन रोबोट उसे रोकते हुए कैरापेक्स का सारा बचपन से अब तक का सफर दिखाती है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक था। तो आखिर जेम को उस पे तरस आ जाता है और वो रुक जाता है। जेनी भी विक्टोरिया का फोन तोड़ते हुए सॉफ्टवेयर को खत्म कर देती है। विक्टोरिया को सिमी कैरापेक्स को जेनी और जेम को मारने का कहती है पर कैरापेक्स उसकी सुनने के बजाय उसके पास जाते हुए अपने सूट को ब्लास्ट करता विक्टोरिया और अपनी ही जान ले लेता है। उसके ऐसे करने पे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे बचाने के लिए जेम, जेनी और अपने परिवार के साथ जेनी के पिता के बीटल वाले प्लेन में यहाँ से भाग निकलता है और फिर यहाँ एक इमोशनल फैमिली रियूनियन देखने को मिलता है जहाँ जेम देखता है कि रूडी जिंदा है तो ये देख के उसे और खुशी होती है। ये सब जेनी को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया के बाद अब जेनी कॉड इंडस्ट्री को चलाने वाली है जो सारे बुरे काम बंद करके इंडस्ट्री को अपने पिता की पॉलिसीज पे चलने का बताती है। वहाँ सब जेम के पिता के फ्यूनरल कर रहे होते हैं कि जेनी वहाँ के बताती है कि वो इनका घर खरीद के गिफ्ट में दे रही है और रूडी को इंडस्ट्री में साइंटिस्ट बना देती है। जिसके बाद जेम जेनी से अपने प्यार का इजहार करता उसे किस करता है तो ब्लू बीटल एक्टिवेट हो जाता है जिस पे दोनों हवा में जाके रोमांस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जेनी को वॉइस मैसेज मिलता है कि उसके पिता जिंदा हैं और चाहते थे कि जेनी को ये बात पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।